जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है गुलाम वंश। सबसे पहले हम लोग एक बार पिछले क्लास को एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने अभी तक की यह कहानी पढ़ी कि जिसमें मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने आया। उसका उद्देश्य मुख्य रूप से था साम्राज्य विस्तार करना। वह भारत आया, आक्रमण किया, क्षेत्र जीता। जब दिल्ली के आसपास के जो भी क्षेत्र जीता, उस क्षेत्र को जीतने के बाद वह अपने एक दास जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को उस क्षेत्र पर रख दिया और उस क्षेत्र पे शासन व्यवस्था को उसको देखने का जिम्मेवारी किसके ऊपर था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद वह क्या करता? अपने वापस यानी मोहम्मद गोरी अपने गौर क्षेत्र पे चला जाता है। उसके बाद चले जाने के बाद 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है खोखर जनजाति के साथ युद्ध के दौरान। 1206 में जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद जब जो दिल्ली के आसपास का जो भी जीता हुआ क्षेत्र था वहाँ पे शासक के रूप में कौन था? वहाँ पे था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वह भी वापस क्या किया? गौर क्षेत्र पे नहीं गया, वह दिल्ली में ही रह गया कि यहाँ के शासन व्यवस्था को वह देखने लगा कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, यहीं पे क्यों ना राज शासक के रूप में कार्य करें। उसके बाद जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक वही क्षेत्र पर रह करके वहाँ पर शासन व्यवस्था को देखना शुरू किया। अब उसके बारे में क्या कहा जाता है कि वहाँ पे जो भी इस्लाम, वह तुर्क इस्लामी था। मोहम्मद गोरी था तो दास ही किसका था? मोहम्मद गोरी का दास था। तो जो भी शासक आते थे वह सभी शासक का क्या था कि खलीफाओं से उनको क्या करना था? परमिशन लेना पड़ता था सुल्तान बनने के लिए। उनको एक प्रमाण पत्र मिलता था, उसके स्वरूप क्या कहता? वह सुल्तान कहे जाते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह ऐसा कुछ किया नहीं था, ठीक ना। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति के रूप में ही वह शासन करता रह गया। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि इसी दौरान क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक वह क्षेत्र पर मतलब जो गोरी के द्वारा जो जीता गया क्षेत्र होता है उस क्षेत्र पर बढ़ाना शुरू किया। और उसी दौरान जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वह उस क्षेत्र को एक वंश के नाम दे देता है जिसको गुलाम वंश के हम लोग नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से हम लोग 5 वंश देखते हैं: गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। इन सभी वंशों में जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, यह क्या था? गुलाम था, एक दास के रूप में था। किसका? मोहम्मद गोरी का। यह कहा जाता था कि उस समय जो भी दास को खरीदा जाता था तो इसको यह नहीं कि उसको निम्न श्रेणी के रूप में रखा जाता था, मतलब निम्न काम कराया जाता था। कहने का तात्पर्य यह था कि जो भी दास को खरीदा जाता था उसकी योग्यता के आधार पर उसको वो चीज़ सौंप भी दिया जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुशल व्यक्ति था, मतलब एक अच्छा मतलब होता ना कि जो भी सेना का जो भी कार्यभार होता था उसको बड़ी कुशलतापूर्वक वो कार्य को संभाल लेता था। इसीलिए क्या यह जो है सो कहा जाता है कि गुलाम वंश में यानी कि जो दास था, दासों में कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का बहुत खास हो चुका था। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं क्या है गुलाम वंश की स्थापना के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? 1206 में, यानी कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। कौन करता है? तो इसके संस्थापक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, इसको एक अन्य नाम भी बोलते हैं मामलुक वंश, यानी गुलाम वंश और दास वंश का एक अन्य नाम भी है मामलुक वंश। यह कहा गया है कि इस वंश में टोटल 11 शासक आए। अब 11 शासक में सभी शासक क्या है? गुलाम तो रहे नहीं। कुछ शासक यानी 3 शासक, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक इल्तुतमिश और तीसरा बलबन, यही 3 शासक थे जो गुलाम थे। तो इसलिए इस वंश को गुलाम वंश करना उचित नहीं है, इसलिए इसका एक और नाम दिया गया है जिसका कहते हैं मामलुक वंश। अब देखिए, गोरी का प्रथम इकता प्रतिनिधि, यानी कि यह पहला सा प्रतिनिधि बना गोरी का, जिसको क्या किया है? गोरी ने एक शासन व्यवस्था इसको सौंप दिया, एक विश्वास के आधार पर कह सकते हैं। अब देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना इसने क्या किया? शासन किया। हमने अभी ही कहा बोला कि इसने क्या किया? सेनापति के रूप में ही इसने क्या किया? शासन व्यवस्था को संभाला। इसने हो सके ऐसा भी है कि इसका शासनकाल जो है 1206 से 1210 तक ही रहा, यानी कि यह लंबे समय तक नहीं रहा। हो सके आगे चल के वो करता, लेकिन उससे पहले ही इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, जब ये शासक बना तो यह जो था ये लाहौर यानी वर्तमान पाकिस्तान का जो लाहौर क्षेत्र है वहीं से वह शासन व्यवस्था को संभालता था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? मंगोल आक्रमणकारी का जो आक्रमण करने का रास्ता था वो उधर से ही आता था, इसलिए वो वहीं पे था और वहीं से शासन करता था ताकि मंगोल आक्रमणकारियों से बचे और उसका सामना भी कर सके। उसके बाद इसने अपनी राजधानी तो वहीं लाहौर में रखा। इसको जो प्रमुख उपाधि थी वो लाल बख्श, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है
सो इसने कुछ खास कार्य किए नहीं, लेकिन यह गरीबों को यह दान के रूप में लाखों लाख रुपए एक बार में दान दिया करता था, इसलिए इसको लाल बख्श के भी नाम से जाना जाता है। इसने कुतुब मीनार, कुतुब बख्तियार काकी जो इनके गुरु थे, उनके याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसकी नींव रखी लेकिन निर्माण नहीं करवा पाए। इसके बीच में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन की ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने का कारण क्या रहता है, तो उसका कारण क्या रहता है कि चौगान खेलने के दौरान, मतलब जो पोलो जो होता है, घोड़ा पर बैठ के और हॉकी वाला स्टिक जो होता है, उसके खेलने के दौरान क्या होती है, उसकी घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु होती है। उसकी ना ही हत्या होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि उसकी हत्या नहीं होती है, उसकी आकस्मिक मृत्यु होती है चौगान खेलने के दौरान, या फिर हम उसको बोलते हैं पोलो। इस खेलने के दौरान घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके लाखों लाख मतलब रुपया एक बार में दान देने के कारण इसको लाल बख्श के भी नाम से जानते हैं। और इसने कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण कराया, कुतुब मीनार की भी नींव रखी, और 2.5 दिन का झोपड़ा, यह जो है संस्कृत विद्यालय को तोड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़ा का भी एक निर्माण करवाया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखिए इस वंश के जो दिल्ली सल्तनत के इसके जो भी इस वंश के जो भी प्रशासनिक कार्य आएंगे, स्थापत्य कला, ये सभी हम एक अलग टॉपिक में देखेंगे। अभी हम लोग मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या आता है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। ऑप्शन दे देगा, मस्जिद है, मंदिर है, घूमने का स्थल है, तीर्थ स्थल है, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। तो हम लोग को यह पता रहना चाहिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो वह एक मस्जिद है। ठीक, चलिए इस दौरान क्या होता है, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक होते हैं, उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखिए हमने इसके पहले देखा कि टोटल गुलाम वंश में टोटल कितने शासक हैं, टोटल 11 शासक है गुलाम वंश में। 11 शासक में मुख्य रूप से क्या देखते हैं, देखिए एक तो गुलाम वंश मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा फिरोज शाह, पाँचवा रजिया सुल्तान, छठा बहराम शाह, सातवां मसूद शाह, आठवां महमूद, नौवां बलवन, 10वां कैकुबाद, 11वां कैमूर। तो ये 10 शासक के चर्चा हम लोग करेंगे अभी। अब देखिए इस 11 शासक है, इन सभी 11 शासकों में मुख्य रूप से हमें जो चर्चा करनी है वो मुख्य रूप से कुछ शासकों के बारे में चर्चा करनी है, क्योंकि सभी शासक 11 शासक क्या है, मुख्य रूप से प्रसिद्ध रूप से नहीं रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से हम लोग को क्या किसके बारे में देखना है, एक इल्तुतमिश के बारे में, एक रजिया सुल्तान के बारे में, और एक बलवन के बारे में। ठीक, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो जाती है, इसके बाद इसका पुत्र बनता है आराम शाह, शासक बनता है। कब, 1210 में। यह उतना योग्य नहीं रहता है। आराम शाह, इसके नाम से यह स्पष्ट है, आराम से आया गया, यानी यह मात्र 8 महीने ही शासन किया। और इसके बाद इस कहा जाता है इसके शासनकाल में इसकी राजमाता, इनकी जो राजमाता रहती है, उनके हस्तक्षेप के कारण कुछ ऐसा विवाद होता है, जिसके बाद क्या होता है कि इल्तुतमिश द्वारा आराम शाह की हत्या कर दी जाती है। कब, 1210 में, और यह मात्र 8 महीने तक ही शासन पर रहता है। और इसके बाद आराम शाह के बाद यह इल्तुतमिश क्या करता है, शासन गद्दी को संभालता है। अब देखिए इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दास था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, गुलाम था, उसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, दास कौन था, वह था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास के साथ साथ उसका दामाद भी था। ठीक, अब देखिए इसके पुत्र की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश क्या करता है, गद्दी पर संभालता है। इल्तुतमिश जब गद्दी पर संभालता है तो उसके दौरान क्या होता है, सब देखते हैं। यह प्रथम इलबारी तुर्क शासक है। हमने पहले ही बोला कि यह जो 11 जो गुलाम वंश के शासक है, इस गुलाम वंश के शासक को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो एक तो कहा जाता है कुतुबी वंश, दूसरा कहा जाता है शमसी वंश, और तीसरा कहा जाता है बलवनी वंश। ठीक, यह 3 वंश है। इस तीनों वंश में शमसी वंश और बलवनी वंश, इस दोनों वंश को मिला देंगे तब बनेगा कौन सा, इलबारी वंश। दोनों वंश को मिला देंगे तब बनता है इलबारी वंश। इस दोनों वंश को कहा जाता है इलबारी वंश। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कुतुबी वंश में 2 शासक आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका बेटा आराम शाह। और शमसी वंश में इल्तुतमिश से लेकर के नसरुद्दीन महमूद तक क्या आता है, शमसी वंश में। और बलवनी वंश में बलवन से लेकर कैमूर यानी क्यूमर्स तक, यह केस में आता है बलवन।
तो इसलिए कहा जाता है कि इलबारी वंश जो होता है, शमसी वंश और बलबनी वंश दोनों है। तो शमसी वंश का शासक, पहला शासक कौन है? तो वह है इल्तुतमिश। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रथम इलबारी तुर्क शासक कौन है? वह भी है इल्तुतमिश। प्रथम वैधानिक तुर्क सुल्तान कौन बनता है? इल्तुतमिश। कैसे? तो हमने अभी कहा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह क्या है? सुल्तान नहीं बनता है। वह क्या करता है? खलीफा से कोई प्रमाण पत्र लेता नहीं है सुल्तान का, और यह सेनापति के रूप में शासन करते रह जाता है। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका पुत्र आता है, यह भी 8 महीने तक ही रहता है, उसके बाद ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। तो बनता कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करता है? खलीफा से प्रमाण पत्र लेता है, सुल्तान की उपाधि लेता है, इसलिए इसको प्रथम वैधानिक तुर्क सुल्तान कहा जाता है। ठीक। इसके बाद इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? तो वह था मोहम्मद गोरी का, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है कि इसी के समय में चंगेज खां द्वारा मंगोल पर आक्रमण किया जाता है। उसका आक्रमण नहीं होता है। कहा यह जाता है कि यह एक जलालुद्दीन माकबरनी के जो फैल से पीछा करते हुए चंगेज खां आता है। कहाँ? भारत के क्षेत्र में, क्योंकि वह भारत के क्षेत्र की ओर आता है, इसलिए कहा जाता है कि चंगेज खां जो भारत पर आक्रमण करता है, जबकि आक्रमण करने का मतलब क्या होता है? वो सिर्फ वापस भारत आता है या उसके साथ कोई युद्ध नहीं होती है। ठीक। लेकिन यही है कि इसी के समय में चंगेज खां भारत आता है। चंगेज खां के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी क्रूर इंसान था, और यह माकबरनी को मतलब हत्या करके फिर वापस चला जाता है। ठीक। तो इसके बारे में कुछ खास बातें नहीं थी। अब देखिए इल्तुतमिश क्या करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय वह अपनी राजधानी को कहाँ रखता है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ रखता है? लाहौर में। लेकिन इसने क्या किया? 1229 में इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली से, लाहौर से ले आकर के कहाँ रख दिया? दिल्ली रख दिया। जब इसने इसकी कुतुब मीनार की जब बनाया था, उसी समय इसने अपनी राजधानी कहाँ रख दिया? दिल्ली ला दिया। कहाँ से? लाहौर से, क्योंकि लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। और इसने कहा कि कहाँ ला दिया? जब वह सुल्तान बना तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली ला दिया। और इसलिए इसको इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि उसने सुल्तान की कोई उपाधि नहीं ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसने सुल्तान की उपाधि लेकर के अपनी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक इक्ता प्रणाली और चालीसा दल या उसको एक इक्ता प्रणाली चलाया। सबसे पहले समझिए इक्ता प्रणाली। इसने क्या किया था कि जमीन को देता था, आप लीजिए जमीन को बोइए, और उससे क्या करता था? टैक्स वसूल करता था। इसी को कहा जाता था इक्ता प्रणाली। ठीक। और दूसरा इसने चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगामी किया था। इसने 40 तुर्क अधिकारियों का एक दल बनाया था, जिससे मुख्य रूप से जो भी निर्णय होता था इसी के 40 जो दल जो होते थे, जो बड़े बड़े क्या बोलते अधिकारी उसमें हुआ करते थे, उसी की मदद से लिया करते थे। और यह जो है काफ़ी इसके मदद से उसने काफ़ी अपनी राजनीतिक व्यवस्था को काफ़ी सुदृढ़ कर लिया था। उसके बाद क्या होती है कि इसने जब चालीसा दल की शुरुआत की, और इसी चालीसा दल से क्या करता? कोई भी निर्णय को यह लिया करता था। अब देखिए इसके बाद जीना है तो मरना भी है। 1236 में क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने यह कहा कि अब जो शासक बनेगा मेरे जाने के बाद, वह बनेगी मेरी पुत्री रजिया सुल्तान। लेकिन होता क्या है कि रजिया सुल्तान न बन करके बनता है उसके बाद कौन सा? वह बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब देखिए इल्तुतमिश के बाद इसका बेटा बना रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब इसके बारे में एक चर्चा यहाँ पे हम लोग करते हैं। देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद नसरुद्दीन महमूद प्रथम, यह क्या था? इसका पहला बेटा था, इल्तुतमिश का पहला बेटा था। लेकिन बंगाल विद्रोह के दौरान क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तब इसकी मृत्यु होने के बाद, यानी नसरुद्दीन महमूद की प्रथम की मृत्यु हो जाने के बाद बंगाल विद्रोह के दौरान, तब क्या करता है कि इल्तुतमिश स्वयं जाता है और बंगाल विद्रोह को क्या करता है? जीत कर, मतलब युद्ध लड़ता है और बंगाल के सूबेदार से जीत जाता है। ठीक। तो यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पहला बेटा तो चला गया। दूसरा जो बेटा था वह था फिरोज शाह। ठीक। तो फिरोज शाह क्या करता है? उसके बाद शासक बनता है, यानी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। लेकिन इल्तुतमिश क्या कहा के जाता है कि हमारे बाद जो सुल्तान बनेगा कौन? वह रजिया बनेगी। अब होता क्या है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब शासन पर बैठता है तो इसके शासन के दौरान क्या होती है कि शासन चलते ही है। लेकिन 1236 में ही क्या होती है कि इस फिरोज शाह के जो कार्यकाल चलता है, इसके कार्यकाल में ही इनकी राजमाता, यहाँ की जो राजमाता रहती है, उसका काफ़ी हस्तक्षेप होता है।
और उसके बाद क्या होती है कि इसकी हस्तक्षेप के बाद इसको चालीसा दल के जो भी लोग थे उनको यह स्वीकार नहीं करते हैं फिरोज शाह, क्योंकि इनकी शासन व्यवस्था बिल्कुल ढंग से नहीं रहती है, तो इसलिए यह कोई प्रमुख रूप से शासक के रूप में नहीं आए। इसी क्रम में क्या करते हैं, रजिया सुल्तान क्या करती है कि शासक बन जाती है, क्योंकि यह विद्रोह का माहौल था। इसी बीच में रजिया सुल्तान खुद को, रजिया ने क्या किया, खुद को सुल्तान घोषित कर लेती है और यह पहली और अंतिम महिला शासिका बनती है। क्यों? क्योंकि इसके पिता ने यह कहा था कि मेरे मृत्यु के बाद इस सल्तनत को कौन संभालेगा, इस वंश को कौन संभालेगा, रजिया संभालेगी। ठीक, तो इसलिए क्या किया, रजिया सुल्तान ने खुद को अपना शासन घोषित कर लिया। ठीक, 1236 से 40 में। तो ये होता क्या है कि इसके बाद दूसरा नंबर पर यह बनता है, यानी कि पहला नंबर पर समझिए कि यही बनता है शासक, क्या बोलते इल्तुतमिश के बाद। उसके बाद कौन बनती है, उसके बाद बनती है दूसरा नंबर पर कौन, रजिया बनती है। देखिएगा यहाँ एक नंबर बनती है पहले, उसके बाद कौन बनता है, फिरोज शाह। फिरोज शाह के बाद कौन बनती है, रजिया। अब देखिए बीच में इसका तीसरा बेटा बहराम शाह था। देखिए तीसरे नंबर पर कौन था, बहराम शाह, लेकिन वह न बन के कौन बनती है, रजिया सुल्तान। अब देखिए रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा बातें जानते हैं, क्योंकि यह देखिए मुख्य रूप से जो शासक है उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। जो शासक मुख्य रूप से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। देखिए रजिया सुल्तान जो थी 1236 से 40, रजिया सुल्तान इस सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका बनी, दिल्ली सल्तनत की जो महिला थी। और यह कुबा और कुलाह जिसको हम लोग कोट और टोपी पहन करके दरबार में बैठती थी, एक शासिका के रूप में। जैसे शासक बैठते हैं ठीक उसी तरह टोपी और कोट पहन करके यह शासिका के रूप में बैठती थी। और रजिया सुल्तान, देखिए रजिया सुल्तान यह बैठती थी। और जब रजिया सुल्तान जब शासक शासिका बनी तो उसका बहुत सारा विद्रोह हुआ। विद्रोह होने का कारण क्या था, क्योंकि लोग यहाँ जहाँ उस समय समझिए कि जो पर्दा प्रथा होती थी वह तो 1980 तक समझिए कि समाप्त हुई, तो उस समय भी पर्दा प्रथा चलती थी। तो यह जो रजिया सुल्तान बनी तो जो चालीसा जो दल थे, जो जिसमें 40 जो बड़े बड़े अधिकारी के रूप में थे, वह सभी ये सोचते थे कि हम लोग एक महिला के सामने सर झुकाना पड़ेगा, उनको उनके सामने हमको सर झुकाना है, हमको उनकी बातें माननी पड़ेगी। इसलिए क्या करते कि यहाँ पे रजिया सुल्तान का बहुत सारा विद्रोह होता है। हाँ, बहुत सारे कुछ लोग इनके साथ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसका विरोध करता है कि एक महिला शासक शासिका नहीं हो सकती। ठीक, यानी एक पुरुष को होते महिला शासक, यानी इस रूप में बहुत सारा विद्रोह होता है। तो देखिए चालीसा दल के रजिया सुल्तान को सुल्तान के रूप में नहीं स्वीकार करता है कि यह हमारी शासिका है। ठीक ना, क्योंकि चालीसा दल में प्रमुख लोग होते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि याकूत खां, इसने रजिया सुल्तान ने काम क्या करती है कि याकूत खां जो एक होता है, याकूत खां को शाही अश्वशाला का प्रमुख बना देता है। यानी याकूत खां क्या होता है कि यह क्या होता है, देखिए गैर तुर्क होता है, यह तुर्क का नहीं होता है, यह अल्मीबिया का होता है। और यहाँ इसको क्या करता है कि उच्च पदों पर नियुक्त कर देती है, किसको, याकूत खां को, क्योंकि यह इसका कहा जाता है कि रजिया सुल्तान को याकूत खां से प्रेम हो जाती है। और हमने पहले भी कहा है कि प्रेम इंसान को क्या करता है, कमज़ोर बनाता है। अब इसको क्या करती है कि याकूत खां से प्रेम होती है, तो इसने क्या किया, यह गैर तुर्क का रहता है, इसको क्या कहता है घोड़ा का जो घोड़ा होती है उसका शाही जो घोड़ा होता है उसका प्रमुख बनाती है। और इसका नाम रहता है अमीर ए, मतलब इस पद का नाम रहता है अमीर ए आखूर। ठीक ना, तो इसका प्रमुख बना देता है। अब इसके कारण और भी लोग नाराज हो जाते हैं कि यह गैर तुर्क है, इसको इतना ऊंचा पद देने की क्या आवश्यकता थी, तो इसलिए भी और लोग नाराज हो जाते हैं। तो इसी दौरान क्या कहा जाता है कि रजिया सुल्तान, लाहौर में एक विद्रोह होती है और उस विद्रोह को दबाने के दौरान जब यह रजिया सुल्तान जाती है तो एक अल्तुमिनिया जो सैन्य अधिकारी था, ठीक, इस भटिंडा का, इसने क्या किया कि रजिया को गिरफ्तार कर लिया। और इसने रजिया ने क्या किया, इसके साथ कूटनीति अपनाते हुए ये वहाँ गई। तब तक इसे क्या किया, याकूत खां की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और इसने क्या किया कि याकूत खां से ही विवाह का प्रस्ताव रखा और याकूत खां के साथ ही विवाह कर लिया। जिसने इसको गिरफ्तार किया उसी के साथ क्या करी, इसने रजिया सुल्तान ने विवाह कर ली। और विवाह करने के बाद अब दोनों तो एक हो गए, यानी कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों क्या हो गए, एक हो गए। इसके बाद क्या हुआ, दोनों ने विवाह कर लिया साथ में। और विवाह करने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो लौटने के दौरान 3 दिसंबर 1240 को कैथल हरियाणा में क्या होता है, दोनों की हत्या कर दी जाती है। ठीक, तो इस दौरान क्या होता है कि रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, बात खत्म। अब जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तब देखिए कि इल्तुतमिश का जो पहला बेटा तो युद्ध में मर जाता है, दूसरा बेटा फिरोज शाह ये रहा, यह भी मर गया। ठीक, तो उसके बाद बनती है रजिया सुल्तान।
तो अब इसके बाद कौन बनेगा, तो तीसरे नंबर पर बनती है बहराम शाह, यानी कि इसका पुत्र। यह भी कोई खास कार्य नहीं करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर बनने के बाद कौन बनता है, अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह कौन, यानी फिरोज शाह। इस फिरोज शाह का पुत्र जो होता है यह चौथे नंबर पर क्या बनता है, शासक बनता है। ठीक, और उसके बाद कौन बनता है, नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय, यानी कि पांचवें नंबर पर जो शासक बनता है वह यह बनता है, यानी कि जो इसका सबसे पहला बेटा था इल्तुतमिश का, नासिरुद्दीन महमूद प्रथम, इसी का बेटा नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय, यानी कि इल्तुतमिश का पोता नासिरुद्दीन महमूद, ये 1244 से 66 के बीच शासन करता है। इसने क्या किया कि इसी समय एक आता है जो बलवन, इसको क्या करता है, एक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। एक बलवन को क्या करता है, वजीर बनाता है। और बलवन की पुत्री, बलवन ने ही क्या करता है, इस बलवन ने अपनी पुत्री के साथ क्या करता है, नासिरुद्दीन महमूद की क्या करता है, विवाह कर देता है। यानी कि बलवन जो है वह क्या हो गया, ससुर हो गया, और यह क्या हो जाता है, दामाद है। यानी कि बलवन का शासक कौन हो गया, मतलब बलवन का जो शासक है वह क्या, किस मतलब रिलेशन क्या होगा, दामाद का हो गया। अब देखिए, इसी के समय उलुग खां की उपाधि दी बलवन को। जब इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया, तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलुग खां की उपाधि दी। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, नासिरुद्दीन, यह कहा जाता है कि बलवन ने ही क्या करता है कि जो चालीसा दल होते हैं उसी के साथ कुछ ऐसा कूटनीति अपना करके इस नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा देती है। ठीक, अब उसके बाद इसकी हत्या कराने के बाद गयासुद्दीन बलवन, इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलवन, यानी बलवन क्या करता है, यह शासन व्यवस्था को संभालता है। यानी कि इसका ससुर, मतलब ऐसा रिश्ता हो गया। हालांकि रहता तो यह भी क्या है, बलवन भी क्या रहता है, इल्तुतमिश का गुलाम ही रहता है। अब जब बलवन, इसलिए इसको प्रधानमंत्री के रूप में किया जाता है क्योंकि यह काफ़ी मतलब इसका अलग किस्म का ही इसका व्यवहार था, जिसके कारण इसको क्या करता है, इसको प्रधानमंत्री बनाता है। अब यह ऐसा, जब इसे सत्ता पे आता है तो यह ऐसा मतलब व्यवस्था को लाता है जिसका कुछ हद नहीं। इसने क्या करता है, क्योंकि यह काफ़ी समय से क्या करता है, कूटनीति करता आ रहा था। यह सबसे पहले क्या करता है कि यह देखता है कि हमें जो समस्या, जिनसे हमको समस्या है उन सभी से हम लोग कैसे निपटा, हम सबसे पहले निपटारा करेंगे। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले जो चालीसा दल था उसका अंत कर दिया कि न चालीसा दल रहेगा, न हमारे खिलाफ कोई कूटनीति होगा, और न हमारा उससे कोई नुकसान होगा। तो इसने सबसे पहले चालीसा दल को समाप्त किया। चालीसा दल बनाया किसने था, इल्तुतमिश ने चालीसा दल की शुरुआत की थी। खत्म कौन कर दिया, वह बलवन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। उसके बाद इसके शासन व्यवस्था में कोई विद्रोह न हो, इसके लिए उसने क्या किया, तो इसके लिए उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति इसलिए अपनाई क्योंकि कोई भी अगर कुछ भी उसके खिलाफ कोई भी कुछ करता तो उसको सीधा फांसी की सजा, सीधा मार डालना ही उसका सजा था। ठीक ना। इसने क्या किया था, ईरानी प्रथा को अपनाया था। इसने मुस्लिम प्रथा को अपनाकर इसने ईरानी प्रथा को अपनाया और इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। जो भी इसके खिलाफ कोई भी विद्रोह करता था सीधा उसकी हत्या करवा दी जाती थी। ठीक, तो ये लौह और रक्त की नीति। उसके बाद इसने सिजदा और पावोस की शुरुआत की। यह भी एक ईरानी प्रथा थी। सिजदा और पावोस क्या थी कि वह अपनी सुल्तान के पद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उसने सिजदा और पावोस नामक एक ईरानी प्रथा की शुरुआत की। इसमें सिजदा क्या था कि सुल्तान के आगे घुटनों पर बैठकर उसका अभिवादन करना, सर झुकाना। और पैवोस क्या था कि घुटने के बल बैठ करके और सुल्तान के पैर को चूमना। यह इसका पैवोस और सिजदा नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत की। अब देखिए, और एक और इसका डर था कि इसका मंगोल आक्रमणकारी का। तो मंगोल आक्रमणकारी से बचने के लिए इसने क्या किया, सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया। अब देखिए, इसने क्या एक नैरोज जो फारसी त्यौहार था, इसको प्रतिवर्ष अपने दरबार में मनाने की शुरुआत की। ठीक, तो इन सभी जो चीज़ें हैं वो मुख्य रूप से क्या बलवन ने शुरुआत की। अब देखिए, बलवन ने स्वयं को नाइब इल खुदाई का कहा। मतलब क्या है कि इसने ईश्वर का प्रतिनिधि कहा कि ईश्वर के बाद हम हैं। ठीक ना, यानी खलीफा के बाद, क्योंकि उस समय भी खलीफा काफ़ी महत्व था, तो इसलिए इसने ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को नाइब ई खुदाई कहा। तो बलवन की बहुत सारी ऐसी कार्य थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखे। अब देखिए, बलवन के बाद क्या होता है कि इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद यह पुत्र की शोक में यह मर जाता है, और इसके पुत्र के बेटा कैकुबाद
यह शासन ईरानी प्रथा से ही क्या होता है कि प्रभावित होकर इसने अपने सभी पुत्र का नाम कै से शुरू करता है, ठीक ना। यह जो कै हम लोग देख रहे हैं, कै कहा जाता है कि इसी से शुरुआत करता है। कैमूर, कैकुबाद, कैमूर, इसी तरह नाम यह रखता है, ठीक। तो यह इसके बाद बनता है कैकुबाद 1887 से 90, और उसके बाद बनता है क्यूमर्स, या इसको कैमूर भी बोलते हैं 1290 तक। यानी कि यह गुलाम वंश का अंतिम शासक बनता है, और इसका जो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इसकी क्या करती है, हत्या कर दी जाती है। किसकी? क्यूमर्स का, यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक रहता है, इसकी हत्या किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी द्वारा हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। यह हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे कि खिलजी वंश की स्थापना कैसे की जाती है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर गुलाम वंश के बारे में, ठीक ना। देखिए गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन के ऐबक के बाद इस कौन सुल्तान बनता है? आराम शाह, ठीक ना। 1210 में चौगान खेलने के दौरान क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके समय राजधानी कहाँ आती है? लाहौर रहती है। लाल बख्श की उपाधि दिया गया क्योंकि लाखों में दान करता था। उसके बाद चलता है कुतुब मीनार, ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब हम लोग क्या अगर उसमें पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था ये सब के बारे में पढ़ेंगे, स्थापत्य कला इस सब के बारे में भी हम लोग अगले मतलब एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद उसका बेटा बनता है आराम शाह, ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। उसके बाद इसका जो दास होता है, गुलाम या फिर दामाद कहिए, कौन था? इल्तुतमिश। यह शासन व्यवस्था को संभालता है। इसने क्या किया? इसने क्या किया? इक्ता प्रणाली चालीसा दल की शुरुआत की, ठीक ना। और इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी? दिल्ली रखी, ठीक। इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं गुलाम वंश का। अच्छा, उसके बाद इसका बेटा बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह बनता है। या कुछ खास कार्य नहीं करता। उसके बाद इसकी पुत्री भारत की पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। इसके बाद इसने क्या किया? इसकी हत्या करवा दी जाती है। किसके द्वारा? यह भी कहा जाता है कि इसकी हत्या बहराम शाह द्वारा, क्योंकि यह जो है सो लाहौर जाती है। लाहौर जाने के बाद क्या होती है कि यहीं पे क्या होती है इसकी, लाहौर से जब वापस आती है तो उसी समय कैथल में क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो चूंकि यह वहाँ गई रहती है, इसलिए क्या बहराम शाह क्या करता है कि यहाँ पे दिल्ली पे क्या करता है, अपने खुद को शासक घोषित कर लेता है, ठीक। उसके बाद बना मसूद शाह। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद। इसने क्या किया? इस बलवन की बेटी के साथ इसका विवाह हुआ, ठीक ना। और इसने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी। उसके बाद बलवन बना। बलवन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। लौ और रक्त की नीति को अपनाया। सिजदा और पाबोस ईरानी प्रथा को भी अपनाया। नैरोज नामक फारसी त्यौहार को प्रत्यक्ष दरबार में मनाया गया। खुद को जो है सो ईश्वर का प्रतिनिधि या फिर अल्लाह का प्रतिनिधि भी बोल सकते हैं कि इसने अब माना, ठीक ना। उसके बाद कैकुबाद, और उसके बाद अंतिम शासक के रूप में क्यूमर्स या कैमूर को कहा जाता है। 1290 ईस्वी में अंतिम शासक के रूप में इसके जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, और खिलजी वंश की क्या होती है? स्थापना होती है। तो आई होप कितना समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।